हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हमारा डे 3 है और डे 3 में भी हम करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। डे 1 एंड डे 2 के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं जो अपलोड हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते थे जितने टाइम में वो कराए हैं। धीरे धीरे अब टाइम बढ़ेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे सर। डे 3 में हम बात करते हैं। आपका चैनल का स्वागत है। आप चैनल को में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करिए तब ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर आपसे के फ़ोन में पहुंचे। इसलिए अब आगे बढ़ते हो करंट अफेयर्स की डे 3 में हम बात करते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट डिस्कस द करंट अफेयर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है ये वीडियो उस सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि करंट अफेयर्स सबके लिए सेम है, कहीं बदलेगा नहीं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या कोई सी भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं वीडियो को और वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और एग्जैक्ट पहुँचे, ताकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैंने एकदम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से कैरी किए और सारे एकदम डिटेल में पीपीटी बनाई है, इसलिए कहीं भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी एकदम डिटेल में। तो आइए अब हम बात करते हैं आने वाले वीडियो की। क्या क्वेश्चन आने वाला है देखते हैं। तो न्यूज़ नंबर फर्स्ट है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन बिल ऐप। डे 1 वाले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर जिक्र किया था इसका, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऐप। इसके बारे में अब क्या एक नया आया वो देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल, मैंने आपको बताया था कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है वो लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा में जाएगा। तो अब ये राज्यसभा से भी पास हो चुका है और इसने प्रेसिडेंट पे इस जो बिल है प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दी है। मतलब ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास कर दिया। इसका आंसर क्या बन जाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, आपको पता ही होगा। आइए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल वॉज पास बाय पार्लियामेंट। ठीक है, द लोकसभा पास द ऑनलाइन गेमिंग बिल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो प्रोविजन है वो लोकसभा से पास हो चुका है। लोकसभा से पास हो चुका है और अभी राज्यसभा ने भी इसका अप्रूवल दे दिया है। द ऑनलाइन मनी गेम्स करेंटली ऑपरेटिंग इन द कंट्री विल बी बैन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है या गेम्स है वो हमारी कंट्रीज में जो रन हो रहे हैं वो बैन हो गए किसके अंदर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। ये बिल क्या कहता है? द बिल सीक्स टू बैन द ऑफरिंग ऑपरेशन फैसिलेशन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग ऑल द थिंग्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी इसका प्रमोशन करेगा या एडवर्टाइज करेगा उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ उनको पनिश किया जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि जो इसका प्रमोशन करते हैं या जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है अगर वो इसका प्रमोशन करते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है 2 साल तक की और उनको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो ये टारगेटिंग कंपनी जो भी ये फैंटेसी स्पोर्ट्स, ये जो फैंटेसी गेम बनाते हैं इसमें पैसा लगाया जाता है, पैसे मनी का इस्तेमाल होता है। कार्ड गेम्स हो गए जहाँ पे यूजर अपना मनी डिपॉजिट करते हैं और रिस्क लेते हैं कि हाँ अगर हम फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ डाल रहे हैं तो वहाँ से ज़्यादा उनको मनी गेन करने का मौका मिल सकता है। बट इट्स ऑल कि वो होता है कि नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मनी बिल जो है ये क्यों लाया गया, क्योंकि आपको पता है इंडिया में आज भी इतने लोग हैं जो ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत इजीली पैसा कमाना चाहते हैं और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें इसका बहुत यूज़ किया जाता है, या विंजो हो गया, रमी हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया। तो उससे बहुत लोगों का हार्म हो रहा है। न्यूज़ नंबर 2 पे आते हैं। न्यूज़ नंबर 2 क्या है? आपको एक खूबसूरत सा देश देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
ये देखिए, ये देश ये देश क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड। ये देश क्या बोल रहा है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। विच कंट्री हैज रिटेन द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स। आप क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी कंट्री जिनकी जो फर्स्ट पोजीशन पर रही है, कौन से इंडेक्स में, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। तो ऑप्शन है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, डेनमार्क। सारी ही आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या चाहे सिंगापुर हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे डेनमार्क हो, सारे यूरोपियन कंट्रीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं ना सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट एंड डेनमार्क की बात करते हैं। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल हो जाएगी सिंगापुर सिटी। यहीं पर एक ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी बर्न। एंड स्विट्जरलैंड तो आपको पता ही है, टनल्स के लिए फेमस है। यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल हो जाएंगी वॉशिंगटन डीसी। एंड दैट वॉशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कोलंबिया रिवर। और यूनाइटेड स्टेट में नासा का हेडक्वार्टर, वॉशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर भी है। यूनियन और बहुत फेमस सिटी है। अब डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क इज ऑल्सो यूरोपियन कंट्री, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। अब आप बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स क्या बोल रहा है ये देखिए, ये क्या बोल रहा है। इंडिया रैंक 41। अब पहले ना इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया रैंक 41 अमॉन्ग 69 कंट्री टू प्लेस लोअर देन इट्स 39 पोजीशन। मतलब पहले क्या 2024 में इंडिया 39 पोजीशन पे था, अब वो 41 पोजीशन पे हो चुका है। इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिया इज रैंक 27। अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया की रैंक 27 हो जाएगी, जो डाउन हुई है 20 प्रीवियस ईयर से। इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस एफिशिएंसी, मतलब अगर गवर्नमेंट और बिजनेस एफिशिएंसी की बात करें तो इंडिया रिमेन अनचेंज, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। 25th है उसकी रैंक, 45 एंड 25th रिस्पेक्टिवली, यानी 45 इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड 25th इन बिजनेस एफिशिएंसी। तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि टॉप किसने किया है, तो स्विट्जरलैंड रैंक फर्स्ट, यानी स्विट्जरलैंड ने अब स्विट्जरलैंड फर्स्ट आया इसमें। सेकंड कौन आया, क्योंकि हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है और इंडिया की रैंक, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट आया है, ये देखिए। सिंगापुर रैंक सेकंड, स्विट्जरलैंड रैंक फर्स्ट एंड हांगकांग इज सेकंड, हांगकांग इज थर्ड, सॉरी, ये हांगकांग इज थर्ड। प्रीवियस मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज कौन करता है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है, IMD। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट टाइम इसने डेटा रिलीज कब करा था, 1989 में करा था। ये कौन कौन से फैक्टर फोकस करता है कि मतलब कॉम्पिटेटिव के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक के बेसिस पे ये कॉम्पिटेटिवनेस वो रिलीज करता है, ठीक है। अब बात करें तो टोटल 69 कंट्रीज ने यहाँ पार्ट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 69 कंट्रीज यहाँ पर है। 41 इंडिया की रैंक है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपको इंस्टीट्यूशन भी याद रखना है कि ये और ये जो इंस्टीट्यूशन है IMD, इसका हेडक्वार्टर भी आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये कहीं से भी पूछेगा तो आपको आना चाहिए आंसर देते। न्यूज नंबर 3, अब ये क्या है, आपको अलग अलग सन दिख रहे होंगे। न्यूज नंबर 3, अब ये क्या है, IBM in collaboration with which organization launched the open source model Surya for solar observation and prediction। ठीक है, अब एक कोलेब्रेशन करा IBM ने, किसके साथ करा है, क्या बनाने के लिए, एक ओपन सोर्स मॉडल जिसका नाम क्या है सूर्या। वो क्या करेगा, सोलर ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन करेगा। तो इस ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, नासा, इसरो,
DRDO और NAO। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमें ना IBM के बारे में डिस्कस करते कि IBM एक क्या ऑर्गेनाइजेशन है, IBM क्या है, और ये जो सोर्स सोलर कंजर्वेशन के लिए बन रहा है ये मॉडल, इसका क्या वर्क है। ठीक है, तो IBM के बारे में हम ज्यादा बात करने से पहले इसका आंसर जान लेते हैं। IBM and NASA launch open source model for solar conservation एंड प्रिडिक्शन। मतलब IBM ने नासा के साथ कोलेब्रेशन किया है, किसके लिए? एक सूर्या ओपन मॉडल है, उसके लिए क्या क्या बनाने के लिए? AI मॉडल डिजाइन बनाने के लिए। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एरमॉन्क न्यूयॉर्क में। इसने किसके साथ कोलेब्रेशन किया है? कोलेब्रेशन मतलब जुड़ना। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलकर एक कुछ प्रोडक्ट बनाए काम करे तो कोलेब्रेशन बोला जाता है। तो इन्होंने क्या करा है? एक AI मॉडल डिजाइन करा है, किसके लिए? रिविलाइज स्पेस वेदर के लिए। मतलब स्पेस का वेदर देखेगा कि स्पेस का वेदर कैसा है, प्रिडिक्शन करेगा कि स्पेस का वेदर कैसा है, वहाँ का फोरकास्टिंग मतलब बताएगा कि वेदर वहाँ का कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। और इसको ट्रेन किया जाएगा 9 ईयर्स में। ट्रेन ऑन 9 ईयर्स ऑफ सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी। मतलब कहाँ पर? एक सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी डेटा कलेक्ट करेगा सूर्य एक्यूरेटली कि क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकते हैं, सोलार फेयर इरप्शन क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। ये किसके लिए क्रूशियल है? सेफ गार्डिंग। मतलब सैटेलाइट जो भी जाती है, अभी हमको नहीं पता ना कि स्पेस में वेदर कैसा है, बट अगर जब से ये आएगा या वर्क करेगा, प्रिडिक्शन करेगा कि स्पेस का वेदर ऐसा है, तो सेफ गार्डिंग सैटेलाइट्स को जाने में इजिली होगा। उनका फिक्स रहेगा कि हाँ चलो फॉरकास्टिंग के अकॉर्डिंग वो जा सकती। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बहुत इजीली वर्क करेगा, पावर ग्रेड करेगा, और ये अर्ली रिजल्ट देगा, 16% एक्यूरेसी के साथ बूस्ट करेगा। एंड 2 आवर एडवांस विजुअल फोरकास्ट, मतलब पहले ही 2 आवर पहले एडवांस विजुअल फोरकास्ट ये प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हो। अब नासा की बात करें तो नासा, ये रहा नासा। अब ये नासा क्या है? आप सबको पता होगा, नासा एक स्पेस एजेंसी किसकी? अमेरिका यानी USA की नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, जो 1945 में बनी थी। 1946 में उसने वर्क करना स्टार्ट करा था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। इसके चीफ कौन है वो आप मुझे बताएंगे। ये स्पेस एजेंसी है। ये नासा ने अभी क्या भेजा था? एक्सियम 4 मिशन भेजा था, जिसमें अपने जो इंडिया के हैं सुधांशु शुक्ला जी गए थे, विथ पोलैंड एंड हंगरी कंट्री के भी बहुत सारे लोग गए थे वहाँ, मतलब 3 या 4 लोग गए थे एक्सियम मिशन में। अब देखिए न्यूज नंबर 4 की बात करें, ये रही न्यूज नंबर 4 की बात करें तो क्या है? केरला बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। ठीक है, केरला क्या बन चुका है? फुली डिजी लिटरेट। आपको ये तो पता होगा, लिटरेट स्टेट तो बना है, बट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट क्या होता है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। आइए, ये रहा। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले बाद में लगाया, सॉरी, बट अब मैं कल से इसको पहले लगा दूंगा। विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर एज इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट 2025 में कौन बनी है? तो ये हमारी बनी है केरला। ये केरला बनी है। केरला बनी है। ऑप्शंस में आपको कर्नाटका दिख रहा है, कर्नाटका दिख रहा है, तमिलनाडु दिख रहा है, एंड महाराष्ट्र दिख रहा है। तो हम कर्नाटका की बात करेंगे तो कर्नाटका की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। कर्नाटका साउथ इंडियन स्टेट है। कर्नाटका में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कर्नाटका का एक स्पेसिफिक शॉर्ट वीडियो आएगा, एंड स्वदेश दर्शन में हम अलग अलग एक सीरीज होगी जिसमें हम अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। यहाँ के जो CM हो जाएंगे वो हो जाएंगे MK स्टैलिन। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मुंबई, जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, आपको पता ही होगा।
महाराष्ट्र की हमने अभी एक स्कीम पढ़ी थी कांदीवली में, कौन सी, मावली, जिसमें क्या हुआ था, वुमेन स्ट्रीट हब बनाया जाता, पीयूष गोयल जिसने उनका इनोग्रेशन करा था। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। केरला बिकम फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। ठीक है, क्या हुआ है, केरला क्या बन चुका है, फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट। वो क्या होता है, ऐसा मतलब कि वहां पर अगर केरला में हर एक घर में एक ना एक व्यक्ति को क्या आता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है। क्या आता है, कंप्यूटर। तो केरला में एक हर एक बंदे को, मतलब हर एक घर में एक बंदा तो ऐसा हो गई जिसको कंप्यूटर ऑपरेट करता आता होगा। ये फेस वन था, जिसमें क्या था, डिजी केरला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है। ये फेस वन था, ये इनिशिएटिव किया हुआ है, डिजिटली डिवाइड किया हुआ है, ट्रेनिंग देते इंडिविजुअल्स को कि उनकी डिजिटल स्किल्स, मतलब वो कैसे कंप्यूटर का यूज करें, उनकी डिजिटल स्किल कैसे इंप्रूव हो उसके लिए, अक्रॉस ऑल लोकल बॉडीज, मतलब मेनली अर्बन एरियाज में तो होते ही, बाकी ये रूरल एरियाज में भी जा जाके 1.5 करोड़ इंडिविजुअल्स को क्या करे, इनने सर्वे में कवर किया। मास कवरेज, ये मास कवरेज प्रोडक्ट है, आपको पता ही हो, ये मास कवरेज प्रोडक्ट है फ्रॉम 83.46 फैमिलीज। इंक्लूसिव अप्रोच क्या होगा, इवन सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पर क्या आ रहा है, इंक्लूडिंग 104 ईयर ओल्ड को भी, जिन्होंने एमए किया है, एमए किया है, अब्दुल्ला मौलवी बकवी, जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, इनकी एक्सेसिबिलिटी, मतलब इन्होंने भी कंप्यूटर चलाना इनको आता है, यहाँ पे बात की गई है इनकी। ठीक है, केरला फर्स्ट सिटी बनी है, मतलब केरला सॉरी फर्स्ट स्टेट बनी है ये करने वाली। अब आप मुझे बताएंगे, केरला की बात करें तो केरला की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। केरला में कोचीन पोर्ट भी है, देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, न्यूज नंबर 5। न्यूज नंबर 5 क्या बोल रही है, न्यूज नंबर 5 क्या बोल रही है, यहाँ पे एक पर्सन है और एक ये स्कल्पचर है, आइए देखते हैं। Who has been honored with the ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025? ललित कला एकेडमी से किसको नवाजा गया है 2025 में? तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, पुकराबम, गुलाम मोहम्मद शेख, जतिन दास या एंजोली एलामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद पुकराबम, ये यहाँ का राइटर। इनको किससे नवाजा गया, ललित कला एकेडमी अवार्ड से। आइए बात करते हैं। प्रेमचंद्र पुकराबम ऑनर विथ ललित कला एकेडमी अवार्ड, इनका स्कल्पचर है, मतलब ये स्कल्पचर बनाते हैं। क्या क्या इन्होंने क्या बनाया, एक प्रेस्टिजियस ललित कला अवार्ड जीता है, किसमें, जो 64th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट हुआ था, कहाँ पर, दिल्ली में। इनके वुडन स्ट्रक्चर को टाइटल किया जाए मेड मी चेंज, इन्होंने जो बनाया, अपन आपने पिक्चर भी देखी होगी पीछे। नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ललित कला एकेडमी करती है। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट में ये इनॉग्रेट किया गया, कब, 5 सितंबर को, कहाँ पर, दिल्ली में, विथ अ ग्रैंड सेरेमनी दैट ब्रॉट टुगेदर एक्लेम्ड आर्टिस्ट, ये एक्लेम आर्टिस्ट है, कल्चरल फिगर एंड आर्ट, जितने भी चाहे कल्चरल फिगर हो गए, आर्ट इंथुसियास्टिक हो गए, उनको सबको यहाँ एकेडमी कला अवार्ड दिया जाता है, ललित कला एकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ललित कला एकेडमी की जो स्टार्टिंग डेट है, या जो किस सन में स्टार्ट हुआ था, वो है 1954, दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। अगर हम साहित्य एकेडमी अवार्ड की बात करें तो वो भी 1954 दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट टाइम ये दिया गया था 1955 में। और जो ये प्रेमचंद्र पुकरावम, ये आपको याद रखना है, ये मणिपुर स्टेट से है, क्योंकि ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो उनका स्टेट कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे पर्सन का, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर है। अब ये स्टैचू का नाम क्या हो गया, मेड मी चेंज हो गया, ये हम डिस्कस कर ही लिया। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है, ये पूरा, ये वाला पॉइंट पूरा याद रखना। न्यूज नंबर 6 की बात करें तो न्यूज नंबर 6 क्या, आईएनएस के बारे में। आईएनएस आप सबको पता ही होगा, इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप क्या वर्क करता है ये देखते हैं। आईएनएस कदम कंप्लीट 3 डे पोर्ट कॉल एट सूर्यबा इंडोनेशिया, मतलब ये कहाँ भेजा गया इसको, सूर्यबा इंडोनेशिया भेजा गया। आइए डिस्कस करते हैं। इंडियन नेवल शिप कदमत रिसेंटली कंप्लीटेड अ पोर्ट कॉल एट विच सिटी,
मतलब कहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्या, इंडोनेशिया। जकार्ता की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है, लेकिन ये सबमर्ज हो रही है या सिंक हो रही है, डूब रही है, तो अभी चल रहा है कि नुसंतारा इसकी न्यू कैपिटल बन जाएगी जब जकार्ता डूब जाएगा। मनीला, फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, जहाँ पे किसका हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, जो 1966 में बना था। थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड कैपिटल क्या हो जाएगी, बैंकॉक। थाईलैंड के साथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है इंडिया, नोमैडिक एलिफेंट, आपको याद रखना है। अब आगे डिस्कस करते हैं, आईएनएस कदम सक्सेसफुली कंक्लूडेड पोर्ट कॉल, मतलब आईएनएस कदम कहाँ गई है, सूर्या, इंडोनेशिया गई है। इंडियन नेवल शिप कदम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ 3 डे पोर्ट कॉल, एक 3 डे पोर्ट कॉल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने के अंतर्गत गई है। मैरीटाइम पार्टनरशिप करी किसके साथ, इंडिया इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, क्योंकि एक शेयर विजन की, हाँ हमारा जो भी पोर्ट कॉल होता है या जितने भी इंडियन नेवल शिप भेजाते हैं किसी न किसी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए भेजाते हैं। जो पार्टिसिपेशन हुआ है इंडियन, ये क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी बिल्ड, मतलब इंडिया ने खुद बनाई है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है। इसमें नेवी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसकी विजिट के दौरान बहुत सारे प्रोफेशनल कल्चर एंगेजमेंट्स हुए, मतलब प्रोफेशनल लोग मिले हैं कि हाँ कंडक्टेड हुआ है, मैरीटाइम कॉरपोरेशन हुआ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, या जो भी उनके आपस के रिलेशन इंडिया एंड इंडोनेशिया की नेवी वाले वो उनके स्ट्रॉन्ग करने के लिए भेजी गई है। आईएनएस की बात करें तो इंडियन नेवल शिप हो जाएगा, बहुत सारी आईएनएस कहीं ना कहीं डिप्लॉय होती है। आइए न्यूज़ नंबर 7 की बात करते हैं। आपको यहाँ डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे होंगे, जो अभी बहुत ही इंडिया के लिए भारी पड़ रहे हैं, इंडिया को क्या टैरिफ लगा रहे हैं, कभी 25% लगा दिया, फिर और 25% बढ़ा दिया, तो ऐसा ये कुछ कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ जाने से पहले इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो कदम है ये जीआरएसी ने बनाया है। किसने बनाया, जीआरएसी, गार्डन रिसर्च, जो कोलकाता में, ये किसके अंतर्गत है, प्रोजेक्ट 28 के अंदर बना है। ये कमीशन कहाँ पर होगा, ईस्टर्न कमांड में होगा, ईस्टर्न कमांड यानी विशाखापट्टनम, तो ये कमीशन किया जाएगा ईस्टर्न कमांड में। ये एंटी सबमरीन वॉरशिप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 7 की बात करें तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप पे, who has been appointed as the next US ambassador to India by Donald Trump in 2025। किसको यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, मतलब इंडिया के लिए नियुक्त किया गया यानी अपॉइंट किया गया, तो ऑप्शन ए है इरिक गैरसेटी, ऑप्शन बी है सेरेक गौर, ऑप्शन सी है निकी हेले, ऑप्शन डी है एंटोनी ब्लिंक। तो बात करते हैं, देखते हैं। ट्रंप नॉमिनेटेड सेर्गियो गौर एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसको नॉमिनेट किया है, नॉमिनेशन किया, सेर्गियो एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किए गए। ये कैसे है, ये कौन करेंटली सर्विंग है, मतलब साथ साथ ये क्या स्पेशल इनोवा फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के हैज सेट स्टेट डिबेट, मतलब डिबेट में भी ये गए थे। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति, वाइल हिज क्लोज टाइज टू ट्रंप आर सीन एज एडवांटेज कंसर्न, मतलब ट्रंप ने इनको जो भी इनका पोटेंशियल दिखा कि वो ऐसा वर्क कर चुके हैं, इन्होंने इनको ऐसा किया है। इंडिया पाकिस्तान रिहाइबिटेशन एंड अ डिमाइंस फोकस ऑन इंडिया ग्लोबल रोल, जो भी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन का रिहैबिटेशन चल रहा है और जो भी डिमिशन चल रहा है उसके अंतर्गत इनको ऐसा लगा कि इनको यहाँ भेजना चाहिए, या ये इन्होंने अपॉइंट किया है। ये जो ये बॉर्न हुए थे, आपको याद रखना, ये जो सेरी गौर है, ये जो महापुरुष है या जो भी व्यक्ति है, ये बॉर्न हुए थे उज्बेकिस्तान में, ठीक है। अभी ये यूएस में रहते, इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, आपको यह भी याद रखना है किसको रिप्लेस करा है, तो जो ऑप्शन थे एरिक गैरसेटी, इनको रिप्लेस करा है, और बने कौन है, सेरियो गौर। न्यूज़ नंबर 8 की बात करते हैं, आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्लियर डेक फॉर द प्रोजेक्ट 75 आई सबमरीन डील विथ विच कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डील साइन करी है P-75 प्रोजेक्ट के लिए आई वाला, जो सबमरीन डील किस कंट्री के साथ करी, मतलब वो सबमरीन डेवलप करेगा किस कंट्री के साथ, डील करी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रशिया एंड ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट।
तो आइए इसकी बात करते हैं। सेंट्रल अप्रूव 70,000 करोड़ डील फॉर 6 एडवांस सबमरीन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद जर्मनी, मतलब 70,000 करोड़ की डील सेंट्रल ने अप्रूव कर दी है। क्या बनाएंगे? 6 एडवांस सबमरीन बनाएंगे, किसके साथ? जर्मनी के साथ। लेकिन अभी जर्मनी का इसका कोई भी अप्रूवल नहीं आया है, ये सभी भी अभी इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। तो आइए, The center has approved negotiation for building 6 advanced submarine in India with German corporation under Project 75 India। ठीक है, कौन बनाएगा? इंडिया की तरफ से कौन बनाएगा? मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और थिसिन कॉप मैरीन सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट नेगोशिएशन। मतलब जो ये थिसिन क्रॉप मरीन सिस्टम है, ये किसका है? जर्मनी का है। ये सोच रहे हैं कि नेगोशिएशन क्या था, इस महीने के एंड में ये कुछ करेंगे। अभी जर्मनी का कोई भी अप्रूवल नहीं आया है। ये सबमरीन में क्या क्या होगा कि एयर इंडिपेंडेंट होगी। कैसी होगी? एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम होगा इसमें, जो इंडियन नेवी के ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं ओशियन रीजन में उसको इनहेंस करने के लिए वर्क करेगी। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है जर्मनी, आप सबको पता ही होगा। न्यूज़ नंबर 9 की बात करें। न्यूज़ नंबर 9 की बात करते हैं अब। ये देखिए कहीं पर साइक्लोन आया है, जैसे ये देखिए साइक्लोन आया है। देखते कहाँ पे साइक्लोन आया है। China issue a level 4 emergency response as which typhoon near Hainan in 2025। कौन सा साइक्लोन या टाइफून आया है? तो ये देखते हैं। टाइफून हिना अमनूर, टाइफून काजाकी, टाइफून मावर या टाइफून ननमाडुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजकी। कहाँ पर? नियर हैनान। कहाँ पर आया? हैनान में आया है। जो कहाँ पर आया? साउथ चाइना सी के पास आया है। ठीक है। ये जो नेम दिया है काजकी, ये किसने दिया है? जापान ने दिया है। चाइना एक्टिवेटेड China activated a level 4 emergency response to flooding and typhoon in Henan province as टाइफून काजकी। ये कौन सा टाइफून है? 13 टाइफून है जो सदर्न कोस्ट ऑफ हैनान आइलैंड, जो हैनान आइलैंड है वहां पर यहाँ पर आया है। ये प्रोविंशियल मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो है, उन्होंने ये कहा है कि द सेंटर ऑफ द टाइफून वाज लोकेटेड अराउंड 650 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हैनान सानिया सिटी ओवर द सी। मतलब बोलते कि हाँ वो 650 किलोमीटर ईस्ट जो हैनान है वहाँ पर वो आ चुका है सेंटर में टाइफून, वो सिटी की तरफ आ सकता है। अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल अथॉरिटी इट इज फोरकास्ट टू मूव वेस्टवर्ड एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब ये वेस्टवर्ड भी मूव कर सकता है पर आवर की स्पीड से। कहाँ पर? बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। कहाँ पर? वेस्टवर्ड में। और ये विथ इट्स इंटेंसिटी एक्सपेक्टेड टू स्टैंड इफिकेशन, मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है और बहुत सारे चीज़ों को हार्म भी कर सकता है ये। तो एज पर द मीडिया रिपोर्ट इट इज़ लाइकली टू मेक लैंडफॉल और पास क्लोज टू सदर्न कोस्ट ऑफ एनन। मतलब लैंडफॉल भी हो सकता है, यानी लैंडस्लाइड वगैरह जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। बिफोर हेडिंग टूवर्ड द सेंट्रल एंड नॉर्थर्न, मतलब उसके जाने से पहले, मतलब सेंट्रल और नॉर्दर्न कोस्ट जो है वियतनाम का, वहाँ के जाने से पहले, क्योंकि आपको पता है वियतनाम भी पास में ही है हैनान आइलैंड के, तो वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पर ये बहुत सारा नुकसान कर सकता है, फिर रिपोर्ट्स में कहा गया है। न्यूज़ नंबर 11 की बात करें तो न्यूज़ नंबर 11 है, देखिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अमित शाह जी हैं, ये इनको कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आइए देखते हैं। Who has been appointed as the Deputy Security Advisor of India in 2025। एक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपको पता है, एक तो होते हैं एनएस यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। एक होते हैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो बता कौन बने? तो ऑप्शन ए है कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी है अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन सी है राजीव गोवा, ऑप्शन डी है विक्रम मिश्री। तो यहाँ इसका ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फॉर्मर सीआरपीएफ चीफ अनीश दयाल सिंह। मतलब कौन है? फॉर्मर चीफ रह चुके किसके? सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अभी करंट में कौन चीफ है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी नेशनल, ये एक्स आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट इंसरोगेसी में भी एज अ डिप्टी एनएसए
चार्ज किए जाएंगे। ही ब्रिंग एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नियरली 30 years इन IB बिफोर हेडिंग द इंडो तिब्बतन वॉर, मतलब ITBP के भी हेड कर चुके हैं, CRP भी कर चुके हैं, IB, मतलब कुल मिला के ये इनको सारा एक्सपीरियंस है कि हाउ टू डील विथ नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल, उनको सारी चीज़ों का नॉलेज है। न्यूज़ नंबर 12, किसी ने रिटायरमेंट लिया भाई। अब ये कौन है? फेमस क्रिकेटर है, आप बताइए कौन है? कौन है? चिते ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एंड, पुजारा रिटायर फ्रॉम ऑल इंडियन क्रिकेट। आपने सुना ही होगा, हर एक चीज का अंत होता है। वो बोल रहे कि पुजारा ने रिटायरमेंट ले लिया, सारे क्रिकेट भी फॉर्म थे इंडियन क्रिकेट से। चेतेश्वर पुजारा जो कि एक फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने जिनका इंटरनेशनल करियर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने 37 ईयर की एज में रिटायरमेंट ले लिया है, जो कि इंडिया के 8th हाईएस्ट रन गेटर थे। एट द एज ऑफ 37 उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। द बैटर हु वाज क्रूशियल ड्यूरिंग इंडियन प्रोफिलिटी, मतलब इन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए, चाहे वो 2010 की बात हो या ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे मैच हार रहे हो, और बहुत हेल्पफुल वर्क किया इन्होंने इंडिया के लिए मैचेस जिताने के लिए। ही फीचर इज द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी फाइनल्स के 2021 और 2023, वहाँ पर भी थे ये। अगर आपको, हाँ, ये यहाँ पर हमारे वीडियो का एंड हो जाएगा, वीडियो का एंड हो जाएगा। इससे अब इससे रिलेटेड मतलब आपको जो भी क्यूरी है, आज हमने जो भी पढ़ा, को किसी में भी पीछे भी पीटी में यहाँ पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और अभी कुछ दिनों में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा इस पीपीटी की, तो आप वहाँ से पीपीटी भी पढ़ सकते हैं। आपको वीडियोस कैसी लग रही है, आपका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, और जो भी आपको क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत निर्भय है। सारा SSC की बात करें तो CHSL CGL सारे एग्ज़ाम लगी हुई हैं, होनी ही है। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए एंड पढ़ते रहिए। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।